Bismillahirrahmanirrahim. Law of total probability. In many situations, we begin with information about conditional probabilities. So now you are done with the conditional probability. Using these conditional probabilities, we would like to calculate unconditional probabilities. तो अगर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन हो और उससे आपने अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उसको यूज किया जाता है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास एक इवेंट स्पेस है, ठीक है, जिसमें इवेंट्स हैं B1 B2 अप टिल Bm, और ये मिलके एक इवेंट स्पेस बना देते हैं सच दैट कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच event is greater than 0, right? Then probability of A is the summation of the the summation of the multiplication of the conditional probability and the unconditional probability of that corresponding event. The probability of A would be probability of A given B1 into probability of B1 plus probability of A given B2 multiplied with probability of B2 plus probability of A given B3 multiplied with probability of B3 and so on up till this m की जो भी वैल्यू है, ठीक है। ये चीज अभी आपको मजीद क्लियर होगी हम जब ये करेंगे एग्जाम्पल, राइट। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा होगा जी, यहीं पे कर लेते हैं जी। A company has three machines B1, B2 and B3 for making 1 kilo ohm resistors. So आपके एक कंपनी है, ठीक है, जो तीन किस्म की मशीन्स वहां पे लगी हुई हैं B1, B2 एंड B3 फॉर मेकिंग 1 किलो ओम रेजिस्टर्स। वो 1 किलो ओम के रेजिस्टर बनाती है और तीन मशीन्स हैं B1, B2 एंड B3। It has been observed that 80% of resistors produced by B1 are within 50 ohm of the nominal value. 80% ऑफ द रजिस्टर जो प्रोड्यूस करता है उसमें B1, तीन मशीन है ना, B1 है, B2 है, B3 है, थ्री मशीन है, राइट। सो उसमें जो B1 प्रोड्यूस करता है उसमें 80% ऑफ रजिस्टर जो प्रोड्यूस करता है वो 50 ओम की नॉमिनल वैल्यू के आसपास करता है। यानी कि तीन मशीन है, एक B1 है, एक B2 है, एक B3, ठीक है। एक B1, एक B2, एक B3, ठीक है, तीन मशीन है, राइट। सो दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, ठीक है। सो यू कंपनी हैज थ्री मशीन्स B1, B2 एंड B3। अच्छा, बनाती क्या है ये सारी 1 किलो ओम के रेजिस्टर बनाती है। तो 1 किलो ओम रेजिस्टर है जी, ठीक है। ये जो है वो इसका काम है इन मशीन्स का बनाना। अच्छा, ये जो 80% ऑफ द रजिस्टर जो B1 बनाती है, ठीक है, वो विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू होते हैं, यानी कि उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। ये नहीं कि 1 किलो ओम का रजिस्टर बनाना था तो 2 किलो ओम का बना रही है, ठीक है, या आपका 500 ओम का बना रही है, ठीक। तो सिर्फ 50 ओम के अंदर अंदर वैल्यू, मतलब कि सही जो है आपकी जो 1 किलो ओम का टारगेट है वो सॉर्ट ऑफ अचीव होगा अगर आप 50 ओम के आसपास हैं। यानी 1 किलो यानी 1000 ओम प्लस 50, 1050 और 950 ओम, इसके दरमियान में अगर वैल्यू रहती है, यानी 950 ओम से 1050 ओम के दरमियान वैल्यू रहती है, इसका मतलब 1 किलो ओम ही ऑलमोस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी उसकी जो है वो ठीक है। तो 80% ऑफ द रजिस्टर जो प्रोड्यूस करता है B1, ठीक है, वो करता है जी आपकी इस नॉमिनल वैल्यू के आसपास। तो 80% जो है वो B1 करता है, राइट। मशीन B2 प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द रजिस्टर्स। ये 90% ऑफ द रजिस्टर प्रोड्यूस करती है जो इस नॉमिनल वैल्यू के साथ प्रोड्यूस करती है। द परसेंटेज ऑफ मशीन B3 इज 60%। जो मशीन B3 है वो 60% करती है। ईच और मशीन B1 प्रोड्यूसेस 3000 रजिस्टर्स। जो मशीन B1 है वो 3000 रजिस्टर्स प्रोड्यूस करती है, 3000 टोटल, ठीक है। B2 जो है ना वो टोटल प्रोड्यूस करती है एक घंटे के अंदर 4000, 4000
रजिस्टर जो है प्रोड्यूस कर लेती है मशीन B2, और B3 जो है वो प्रोड्यूस करती है 3000। ये लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द रजिस्टर्स आर मिक्स टुगेदर एट रैंडम इन वन बिन। ठीक है, सारे के सारे जो रजिस्टर्स है ना वो एक कंबाइन बिन के अंदर, यानी समझो एक रिपोजिटरी इन्होंने बनाई हुई है, वहां पे इसको जो है मिक्स किया जाता है, एंड देन दैट इज पैक्ड फॉर शिपमेंट, और फिर जो है शिपमेंट के थ्रू इसको आगे जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी शिप्स आर रजिस्टर्स दैट इज विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, ये जो मैंने आपको सामने बनाई है ना, ये एक ओवरऑल डिपिक्शन है इस क्वेश्चन की। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग लाइक दिस, आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेट अस रीड द क्वेश्चन गिवन इन दिस एग्जांपल वंस अगेन एंड ट्राई टू सी कि हम कर क्या रहे हैं। एक कंपनी है जिसके पास तीन मशीन हैं, एक है B1, एक है B2, एक है B3, और तीनों का काम क्या है मशीन का, कि वो 1 किलो ओम के रजिस्टर जो है ना वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, 80% ऑफ द रजिस्टर जो B1 प्रोड्यूस करती है वो ठीक करती है, यानी कि विद इन 50 ओम वैल्यू का मतलब है कि वो ठीक प्रोड्यूस करती है, जो टारगेट है 1 किलो ओम का उसको अचीव करती है। मशीन B2 जो है वो 90% ऑफ द रजिस्टर जो है वो सही तरह प्रोड्यूस कर लेती है, और मशीन B3 जो है वो 60% ऑफ द रजिस्टर जो है वो ठीक प्रोड्यूस कर लेती है, बाकियों में कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, सही वैल्यूज की जो है वो नहीं बन पाती। हर घंटे मशीन B1 जो है वो 3000 रजिस्टर प्रोड्यूस करती है, मशीन B2 4000 रजिस्टर प्रोड्यूस करती है, B3 3000 रजिस्टर जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इन तमाम रजिस्टर्स को एक बिन में मिक्स कर दिया जाता है, और फिर उनको पैक करके उनकी शिपमेंट कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उनकी शिपमेंट कर दी जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी शिप्स अ रजिस्टर, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी ने शिप किया रजिस्टर को, और वो विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू के अंदर आए। अगर तो ये कहा होता उन्होंने कि भाई उन्होंने B1 में से उठाया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू आएगी, फिर तो आप कह देते 80%, 0.8 प्रोबेबिलिटी। अगर गिवन होता कि B2 में से आप कह देते कि 0.9 प्रोबेबिलिटी है। गिवन होता कि B3 में से आपने उठाया हुआ है, तो क्या होता, 0.6 प्रोबेबिलिटी होती। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपने इसमें से, ये जिसमें से तमाम आपने B1 B2 B3 तीनों मिक्स कर दिए हैं, इसमें से आपने उठा के एक रजिस्टर उठाया जो कि पैक कर दिया गया शिपमेंट के लिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू के अंदर ही होगा, राइट? सो लेट ए बी द इवेंट दैट अ रजिस्टर इज विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। अब ये जो इवेंट है ना, कि भाई रजिस्टर आपका 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू में आएगा, आपने उसको नेम दे दिया ए। ठीक है, तो बेसिकली हमने ए मालूम करना है, और ए क्या है कि भाई रजिस्टर जो है ना 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू के अंदर है। सो दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू फाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट? अब गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो व्हाट इज 0.8? 0.8 इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1। 0.9 क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2। B3 क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3, right? So this is probability of A given B1. This is probability of A given B2. This is the probability of A given B3. ठीक है, ये हमने लिख ली यहाँ पे, probability of A given B1 is 0.8, probability of A given B2 is 0.9, probability of A given B3 is 0.6, right? The production figure states that 3000 4000 3000, यानी कि टोटल जो रजिस्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप एक घंटे में वो कितने हैं। B1 कर रहा है 3000, B2 कर रहा है 4000, B3 कर रहा है 3000, तो तीनों को सम कर दिया, टोटल जो रजिस्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर घंटे में वो कितने हैं, 10,000 रजिस्टर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो B1 जो है वो कितने रजिस्टर प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है 3000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.3, यानी 30% ऑफ द रजिस्टर्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो B1 में से आए हैं। ठीक है, 4000 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि 0.4, 40% ऑफ द रजिस्टर जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो मशीन B2 में से आए हैं। 3000 प्रोड्यूस कर रही थी B3, और टोटल थे 10,000, तो 3000 डिवाइडेड बाई 10,000 विच इज 0.3, यानी 30% ऑफ
the registers that are packed and shipped were produced from machine B3, राइट। तो बाकी जो काम है वो बिल्कुल आसान रह गया है। वी हैव द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने अभी देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री, राइट। सो आपके पास क्या चीज आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन क्या था, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन आपने क्या निकाली अभी, 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टू इज 0.9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू विच इज 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी थ्री वॉज 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री विच वॉज 0.78 आई है प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि आपकी फॉर द होल फैक्ट्री 78% of the resistors are within 50 ohm of the nominal value. So you can see that that is how you apply law of total probability. You have found probability, unconditional probability from conditional probabilities. ठीक है, so it was a very important example. बहुत आसान एग्जाम्पल थी, लेकिन अगर आप इसकी डिपिक्शन कर लें इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के, तो जरा समझना मजीद आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, बेस थ्योरम। In many situations, we have advanced information about probability of A given B1 and need to calculate probability of B given A, right? To do so, we have the following formula. तो Bayes theorem क्या कहता है कि भाई आपके पास probability of A, कोई भी A event है, A given B आपके पास information मौजूद है, लेकिन आप probability of B given A निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो Bayes theorem जो है उसका फॉर्मूला है probability of B given A is equal to probability of A given B into probability of B divided by probability of A, ठीक है। अभी देख लेते हैं जी इसका छोटा सा प्रूफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है कि बी गिवन ए की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में वो चीज आ रही होती है जिसके ऊपर कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो बी ए करें या ए बी करें तो एक ही बात है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें आप, ये फॉर्मूला तो आ गया, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का फॉर्मूला निकालो जरा, इस वाली एग्जाम यहाँ से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो दिस इक्वेशन implies the probability of AB is equal to probability of A given B multiplied with probability of B, क्योंकि आपने ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का। किसका फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, राइट। तो दिस इज नोन एज बेस थ्योरम, दिस इज नोन एज बेस थ्योरम, ठीक है। Bayes theorem is simple consequence of the definition of conditional probability. It has the name because it is extremely useful for making inferences about phenomena that cannot be observed directly. Sometimes these inferences are described as reasoning about causes when we observe effect, ठीक है। तो अगर हम ये पहली वाली ये चीजें देख रहे थे, ठीक है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन, ये क्या लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये इसका क्या मतलब है कि भाई आपने सही रजिस्टर प्रोड्यूस किया, गिवन दैट कि आपने वो मशीन बी वन में से उठाया, दैट इज 0.8, ठीक है। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन गिवन है, वो क्या होगा कि गिवन दैट कि आपने सही रजिस्टर उठाया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपने बी वन में से उठाया होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन गिवन ए का ये मतलब होना था। तो उसके लिए आपको ये बेस थ्योरम जो है वो लगाना था, उसके लिए आपको बेस थ्योरम लगाना, राइट। अच्छा, सिमिलरली ये जो बेस थ्योरम है, इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, जो कि अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यू कैन फाइंड दिस फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपके पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ही गिवन है, तो आप क्या करेंगे,
तो डिनोमिनेटर में जो आपके पास चीज़ आ रही है वो उस पर आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे। सो सेम एग्जांपल उसको दोबारा देखने लगे हैं, लेकिन हम उस पर बेस थ्योरम अप्लाई करने लगे। In the example 1.19 that we have just seen about a shipment of resistors from the factory, we learned that the probability that the resistor is from machine B3 is 0.3। ये given था कि resistor जो है वो machine 3 में से आता है। वो आपने बताया था कि 3000 रजिस्टर प्रोड्यूस करती है, टोटल 10,000 थे, तो आपने कहा जी मशीन 3 में से आती है आपकी जो है रजिस्टर निकलता है, दैट इज 0.3। और प्रोबेबिलिटी दैट अ रजिस्टर इज एक्सेप्टेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकली थी 0.78। Given that a resistor is from the machine B3, the conditional probability that it is acceptable was 0.6। ठीक है, given that कि आप मशीन B3 में से रजिस्टर ले रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक है, that was 0.6। तो ये तो गिवन थी चीज है। ठीक है, what is the probability that an acceptable resistor comes from machine B3? तो ये चीज तो गिवन थी हमारे पास, ये चीज तो हमारे पास गिवन थी, दिस थिंग वाज गिवन कि भाई गिवन दैट कि वो आपका मशीन B3 में से आया है, क्या प्रोबेबिलिटी का वो ठीक होगा, दैट वाज गिवन दैट कि ये 0.6 है। ठीक है, लेकिन अब सवाल क्या है, दिस टाइम द क्वेश्चन इज कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्टेबल रजिस्टर जो है वो मशीन B3 में से आया है ना, यानी कि ये हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि गिवन दैट को वो आपका रजिस्टर जो है वो ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B3 से लिया गया था। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है ना उसको वर्ड्स में पुट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन ए का क्या मतलब है, गिवन दैट कि ये मुझे पता लग गया कि ये एक्सेप्टेबल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि B3 से आया होगा ये। ठीक है, यू कैन अप्लाई बेस थ्योरम, probability of B3 given A is equal to probability of A given B3 into probability of B3 divided by probability of A। Since all of the quantities that we need are given, हमारा आंसर क्या होगा, ये चीज भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आंसर इज सिंपल 0.3। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड probability of B1 given A, probability of B2 given A on the same lines। ठीक है, फॉर एग्जांपल probability of B1 given A क्या होना था, B1 given A क्या होना था, वो होना था probability of A given B1, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन ए भी आप मालूम कर सकते हैं ऑन द सेम लाइंस। ऑफ ऑल द रजिस्टर विद इन 50 ओम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ओनली 23% कम्स फ्रॉम द मशीन B3, even though this machine produces 30% of all the resistors। Machine B1 produces 31% of the resistor that meet the 50 ohm criteria and machine B2 produces 46% of them। ठीक है, तो गिवन दैट कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका जो रजिस्टर है दैट इज विद इन द नॉमिनल वैल्यू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B1 में से आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B2 में से आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B3 में से आया। तो यू हैव अप्लाइड बेस थ्योरम इन दिस। सो नेक्स्ट थिंग इज लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्विज। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Monitor 3 consecutive phone calls going through a telephone switching office। Okay. So you have a telephone switching office, right? So you have a telephone switching office and you are monitoring 3 consecutive phone calls। 3 consecutive phone calls को आप observe कर रहे हैं। Classify each one as a voice call if someone is speaking, a data call if it is carrying a modem or a fax signal। Your observation is a sequence of 3 letters, each one is either V or D। क्योंकि आप तीनों को साइमल्टेनियसली तीनों कॉल्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो V और D की फॉर्म में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 वॉइस कॉल्स कॉरेस्पॉन्ड टू VVV, अगर तीनों वॉइस कॉल्स हैं तो आप कहेंगे भाई ये कॉम्बिनेशन बना है। The outcomes VVV and DDD have the probability of 0.2। Now this is the part of the question कि probability के भाई तीनों वॉइस कॉल्स आएंगी या तीनों डेटा कॉल्स आएंगी, इसकी probability 0.2 है, यानी 20% है। Whereas each of the other outcomes, यानी बाकी जितनी भी आउटकम्स हैं उनकी probability 0.1 है। तो पहले तो ये देखो ना पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं VVD, VDV, VDD, DVV, DVD, DDV, VVV एंड DDD।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यू हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस इसका जो है वो ये बनेगा, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 3, ये 3 आप जो है वो देख रहे हैं, तो 2 टोटल आपके पास जो है वो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं फॉर ईच ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड यू आर मॉनिटरिंग 3 calls simultaneously to total 8 possible outcomes. Count the number of voice calls in 3 calls you have observed. Consider 4 events. NV is equal to 0, NV is equal to 1, NV is equal to 2, NV is equal to 3. पहले ये देखो क्या गिवन है, काउंट द नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स। नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स को आपने NV से डिनोट करना है इन द 3 कॉल्स यू हैव ऑब्जर्व। 3 आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉल्स को, उसमें आप नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स को देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स कितनी हो सकती हैं, या तो कोई भी नहीं, फिर तीनों डेटा कॉल्स होंगी, फिर तो नंबर ऑफ वॉइस कॉल 0 होंगी। अगर इनमें से एक वॉइस कॉल हुई तो NV इज इक्वल टू 1 होगा। NV इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब इनमें से 2 वॉइस कॉल्स हुई। NV इज इक्वल टू 3 कब होगा, जब इसमें से 3 वॉइस कॉल्स होंगी। डिस्क्राइब डिस्क्राइब इन वर्ड्स एंड आल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी NV इज इक्वल टू, सबसे पहले हम देखने लगे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 2 वॉइस कॉल्स होंगी। ठीक है, तो 2 वॉइस कॉल्स कब होनी है, जब आपके पास कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसका सेट क्या बनेगा बेसिकली, VVD, VDV एंड DVV। और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं ना बनेगा, एक VVD होगा कि पहली लाइन भी वॉइस है, दूसरी भी वॉइस है, तीसरी डेटा है, या पहली वॉइस है, दूसरी डेटा है, तीसरी जो है वॉइस है, या पहली डेटा है लेकिन अगली 2 जो है वॉइस है। तो प्रोबेबिलिटी के एग्जैक्टली 2 कॉल्स आएंगे, ये 3 ही हैं पॉसिबल आउटकम्स जिनमें ये कॉम्बिनेशन बन रहे हो। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जी इसकी, दैट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, सो यू हैव 3 possible outcomes, VVD, VDV and DVV. Next, find the probability that number of voice calls are greater than or equal to 1. Number of voice calls are greater than or equal to 1. Number of voice calls greater than or equal to 1 कब बनेंगे, ठीक है, जब आपकी वॉइस कॉल 1 होगी, 2 होंगी या 3 होंगी। ठीक है, तो जितना भी आपका सैंपल स्पेस है उसमें कौन सा आपने सिर्फ जो है आउटपुट आपने खत्म करनी है, DDD वाली, क्योंकि वो है जिसमें आपकी तीनों की तीनों डेटा कॉल्स हैं। ठीक है, बाकी सब में कम से कम एक वॉइस कॉल है या एक से ज्यादा वॉइस कॉल है। तो VDD, DVD, DDV, VVD, VDV, DVV, VVV। ठीक है, तो आइधर 3 वॉइस कॉल्स हैं या 2 वॉइस कॉल्स हैं, या इसमें एक वॉइस कॉल है, इसमें एक वॉइस कॉल है, ये आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन बन। ठीक है, सो let's get back to the question. The outcomes VVV and DDD have probability of 0.2, लेकिन बाकियों की क्या probability है, 0.1। so 0.1 probability है इनमें 6 कॉम्बिनेशन में, और 0.2 किसकी probability है, 0.2 is the probability of VVV। ठीक है, तो इसमें सिर्फ VVV है जिसकी 0.2 probability है, बाकी 6 जो आउटपुट्स हैं उसकी probability क्या है, 0.1 है। तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.2, ये probability आ गई, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना 6 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.8। राइट, इसी को एक और तरीके से करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या आपने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी दैट वॉइस कॉल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप इसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि टोटल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो आप ये कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के वॉइस कॉल लेस देन 1 है। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास ये बनना था कॉम्बिनेशन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के तीनों की तीनों डेटा कॉल्स हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ NV यानी कि नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स लेस देन 1, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के वॉइस कॉल कोई हुई नहीं है, और वो किस में थी कि तीनों की तीनों डेटा कॉल्स हों। ठीक है, और तीनों की तीनों डेटा कॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.2। 1 माइनस 0.2 इज 0.8। तो इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, एक ही बात है, बोथ आर फाइन एंड विल गिव यू द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the conditional probability of 2 voice calls followed by a data call given that there were 2 voice calls. So given that there are 2 voice calls, probability that you will have 2 voice calls followed by a data call। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है खाली, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी की इस तरह से। ठीक है, आपने पहले उसको यहाँ पे आपने उसको इन राइटिंग लिखा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑफ टू वॉइस कॉल्स फॉलोड बाय अ डेटा कॉल, यानी कि पहली वॉइस कॉल मतलब पहली वॉइस, दूसरी वॉइस और तीसरी डेटा। गिवन दैट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि दो वॉइस कॉल्स आई थी। ठीक है, सो आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी कि जॉइंट इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स टू है, ये आ गया डिनोमिनेटर में। और न्यूमिनेटर में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी डी एन वी इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये ए गिवन बी है ना, ये दो इवेंट है। ए इवेंट अगर इसको कहो, इसको बी इवेंट कहो, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है कि दो वॉइस कॉल्स हैं और फिर एक डेटा कॉल है। ठीक है, और आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं किस चीज के साथ, कि दो वॉइस कॉल्स हैं। तो ये इसमें क्या चीज है, इसमें कॉमन क्या चीज है, ऑब्वियसली कि दो वॉइस कॉल्स हैं, उसमें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी वी डी वी या डी वी वी। वो भी तो दो वॉइस कॉल्स ही है ना। ये देखें यहाँ पे आपने पहले ही किया था, वी वी डी, वी डी वी, डी वी वी, तीनों में दो वॉइस कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये तीन इवेंट है, और यहाँ पे कौन सा इवेंट है, वी वी डी। तो उनका कॉमन क्या एलिमेंट होगा, कॉमन क्या चीज आएगी, वी वी डी, क्योंकि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप जब न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी करते हैं, जस्ट अ रिमाइंडर वंस अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है, ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना। ठीक है, सो वी वी डी, वी डी वी, डी वी वी, और इसका इंटरसेक्शन विद वी वी डी ऑब्वियसली आएगा वी वी डी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी डी की क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन इन द क्वेश्चन कि टू वॉइस कॉल एंड डेटा कॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। so 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 इज 1/3। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डी वी गिवन एन वी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगेन इसका मतलब समझे पहले। The conditional probability of two data calls followed by one voice call, given that you have the information that there were two voice calls. Again, आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में आ गया प्रोबेबिलिटी एन वी इज इक्वल टू 2, और न्यूमिनेटर में क्या चीज आ गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी उनकी। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एन वी इज इक्वल टू 2। एन वी इज इक्वल टू 2 क्या था सेट, ये वी वी डी, वी डी वी, डी वी वी, और इसका इंटरसेक्शन अगर लें डी डी वी के साथ, तो ये तो वो सारा वो सेट है जिसमें दो वॉइस कॉल हैं। इसमें तो दो वॉइस कॉल्स है ही नहीं, दो डेटा कॉल्स हैं। इंटरसेक्शन क्या आएगी इनकी आपस में, जीरो आएगी। यू विल गेट जीरो। ठीक है, और इंट्यूटिवली इट मेक सेंस कि भाई गिवन दैट कि आपको ये पता लग गया कि भाई दो वॉइस कॉल्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डेटा डेटा और वॉइस होंगी। तो भाई अगर मुझे पहले पता लग गया कि दो वॉइस कॉल्स हैं, तो यहाँ पे दो वॉइस कॉल्स होंगी तो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना। गिवन दैट मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि दो वॉइस कॉल्स हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डी बी कोई आए। ठीक है, क्योंकि इसमें है ही एक वॉइस कॉल। The joint event of the outcome DDB and exactly two voice calls have probability of zero since there is only one voice call in the outcome DDB. ठीक है, so if you have the understanding, mathematically भी intuitively भी आपको स्टेटमेंट पढ़ते हुए अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन क्या है और मैंने क्या करा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी निकालें कि दो वॉइस कॉल्स होंगी, गिवन दैट कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वॉइस कॉल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। Again, probability of A given B is equal to probability of AB divided by probability of B. Probability or that voice calls are equal to 2. Voice calls are equal to 2. वो ये वाला था सेटअप का। और साथ क्या चीज है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है कि नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो आप जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, ठीक है, ये है इक्वल टू 2 और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी इसमें 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएंगे, यानी वो वॉइस कॉल जिसमें 1 भी है और 2 भी आ जाएंगे, और इसमें खाली 2 है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का आपस में, प्रोबेबिलिटी दैट वॉइस कॉल्स आर इक्वल टू 2। ठीक है, और नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स इक्वल टू 2 क्या है, दैट्स 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 जो 0.3 आपने निकाला था यहाँ पे,
डिनोमिनेटर में क्या आ गया, नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, होता 0.8, 3/8 आपके पास इसका जवाब है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एन वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी निकालें कि वॉइस कॉल्स आपकी 1 या 1 से ज्यादा है, गिवन दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वॉइस कॉल्स इक्वल टू 2 है, तो प्रोबेबिलिटी देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर गौर से समझ लिया ना, आगे मैथमेटिक्स की कई दफा आपको इतने प्रोसीजर में जाने की जरूरत ही नहीं होती। गिवन दैट मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एग्जैक्टली दो वॉइस कॉल्स हुई थी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वॉइस कॉल्स 1 या 1 से ज्यादा हुई हैं? तो 1 या 1 से ज्यादा में क्या चीज है, 1 2, मुझे पता लग गया भाई दो वॉइस कॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली दो वॉइस कॉल्स ही हुई होंगी, तो द आंसर इज 1। यू डोंट नीड टू मैथमेटिकली सॉल्व, हाउएवर सॉल्व करना है, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की समझ आ गई है, इट जस्ट टेक्स अ सेकंड टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस। So these questions can be answered intuitively and also with your understanding. So it is very important to read the question first and then solve it, और समझ के solve करना, ठीक है। So we will end here. So that was the topic of Bayes theorem and law of total probability, and then we have solved a very important quiz 1.5. Okay, thank you for your time.